रावण किसके घर में पैदा हुआ? ब्राह्मण के। लेकिन ब्राह्मण था कि राक्षस था? राक्षस था। राक्षस कहलाया। सत्यकाम जाबाल वेश्या का पुत्र था, ब्राह्मण कहलाया। अच्छा। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं जहाँ 6 ऋतुएं होती है। अब कोई कहेगा पाकिस्तान और श्रीलंका, तो वो भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत ही गिन लीजिए। जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति होती है। अब सब मनुष्यों का प्रसव एक तरह से होता है। भाई ऐसा तो नहीं होता इस घर में माएँ बच्चे दे रही हैं, उसमें अंडे दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। आपने जैसे प्रगति की बात कही, तो जातिवाद का क्या वजूद है? मतलब ये एक तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर इससे कुछ फायदा होने वाला है? देखो, जाति अगर आप भारतीय दर्शन के हिसाब से देखो, प्राचीन भारतीय दर्शन जाति के संबंध में कहता है आकृति जाति लिंगाख्या। कहता है जिनकी आकृति एक प्रकार की हो। जाति जन्म को कहते हैं। जाति शब्द का अर्थ जन्म होता है। ज शब्द जहां जुड़ता है वहां जन्म से संबंध होता है। ठीक है, जैसे अनुज मतलब मेरे अनु यानी मेरे पीछे पैदा हुआ, अनुज मुझसे छोटा। अग्रज मुझसे आगे पैदा हुआ यानी मेरा बड़ा। आत्मजा यानी मेरी पुत्री, आत्मज यानी मेरा पुत्र। तो जो जहां आता है वो जन्म के लिए आता है। जन्म यहाँ जाति के लिए है। ठीक, आकृति जाति, जाति जन्म के लिए। तो जिनके जन्म का प्रोसेस समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति होती है। बिल्कुल। अब सब मनुष्यों का प्रसव एक तरह से होता है। भाई ऐसा तो नहीं होता इस घर में माएँ बच्चे दे रही हैं, उसमें अंडे दे रही हैं। सबका प्रसव एक तरह से 9 महीने का पीरियड है, वो सारी चीजें हैं, तो वो ये सब एक जैसा है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो सीधी बात है कि इनका प्रसव एक जैसा होने से इन सब की एक जाति है। रही बात ये जो जातियां इस समय उत्पन्न हुई हैं, ये जातियां तो षड्यंत्र के कारण उत्पन्न हुई हैं। इन जातियों को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका मुसलमानों की और ईसाइयों की है। अच्छा। हाँ, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जातियों को मूल रूप से वास्तविक आकार दिया गया। उससे पहले था ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ साइमन कमीशन के आते आते, ये 20वीं शताब्दी है, 1927 के आसपास 28 के आसपास लाला जी ने साइमन कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो इस देश के लिए बलिदान हुए। इस पूरी लड़ाई में 1881 से शुरू कीजिए, 1881 से शुरू करके और 1927 तक की लड़ाई, इस दौरान इन जातियों को वास्तविक स्वरूप मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ग भेद नहीं था। महाभारत के काल में वर्ग भेद शुरू हुआ, उत्तरोत्तर ये वर्ग भेद बढ़ता गया, ये मैं मानता हूं, लेकिन जातियां नहीं थी। जातियां बिल्कुल नहीं थी। जातियां कहीं से कहीं तक नहीं थी। जातियां के स्थान पर वर्ण था, और वर्ण में उठना गिरना हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। हमारा इतिहास वर्ण में उठने गिरने का साफ साफ प्रमाण प्रस्तुत करता है। रावण किसके घर में पैदा हुआ? ब्राह्मण के। लेकिन ब्राह्मण था कि राक्षस था? राक्षस था। राक्षस कहलाया। सत्यकाम जाबाल वेश्या का पुत्र था, ब्राह्मण कहलाया। मुनि जैमिनी चांडाल कुल में पैदा हुए, उन्होंने 6 दर्शनों में से एक दर्शन लिखा है। ऋषि विश्वामित्र के 9 पुत्र शूद्र हो गए थे। तो हमारे यहाँ वर्ण में ऊपर जाना नीचे जाना ये लगातार चलता रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पे था? हाँ, वर्ण जो है वो कर्मणा था। ये जाति जन्मना हुई। और ये जाति जन्मना कब हुई? जब अंग्रेज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में उन्होंने पहले लगभग 150 जातियों को और उसके बाद इन्हें 247 जातियों तक बढ़ाया, और उन्होंने 247 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया। अच्छा। क्रिमिनल ट्राइब्स क्या जातियां थी आप उठाकर पढ़िए, तो इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आजकल तो गूगल पर मिलेगा, आपको विकिपीडिया पर मिलेगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में 247 जातियों को घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी जातियां हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ भी नहीं है, अपराधी होने का ठप्पा उसके माथे पर पहले से लगा हुआ है। वो पिंडारी विंडारी आपने सुने होंगे। मतलब ये जाति चोर है, वो लगा दिया गया, आप चोर हो ही। आप चोरी करो कि नहीं करो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चोर हो। ये जाति हत्यारी है, ये हत्यारी है ही। आप हत्या करो कि ना करो, आप हत्यारे हो। तो आप पर ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू होता है। किसने किया भाई? कौन से भारतीय राजा ने किया? मैं प्रश्न पूछता हूं, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ने जातिवाद पैदा किया, तो मैं पूछता हूं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कौन से हिंदू राजा ने पैदा किया? ये सब मुसलमान और ईसाइयों की देन है, और मुसलमान और ईसाइयों की देन के बाद इस देश में जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है। ये मोटा मोटी 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद जब सरकारें बनी, क्योंकि सरकारें प्रारंभिक सरकारें वामपंथी सरकारें थी,
वामपंथी सरकारों ने जाति प्रमाण पत्र देकर इसे और पुख्ता किया और लोगों को घोषित कर दिया, तू जन्मना ब्राह्मण है, तू जन्मना चमार है, तू जन्मना वाल्मीकि है, तू जन्मना गडरिया है, तू जन्मना ये है, तू जन्मना वो है। ये सब घोषित किया गया। और आज स्थिति यह है कि हम लोगों के भीतर जातीय स्वाभिमान इन पॉलिटिकल पार्टीज ने उठा दिए हैं और हम लोग अपने अपने जातीय स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। जो जाति है ही नहीं, सही बात है, जो जाति है ही नहीं, हम उस एक नकली स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। आप किसी और जाति से हो, मैं किसी और जाति से हूं, और ये जो महापुरुष है ये मेरा है, आप कहोगे मेरा है, और हम आपस में लड़ेंगे। इसका लाभ या तो उद्योगपति उठाएगा या तो नेता उठाएगा। मुझे और आपको क्या लाभ है? कोई नहीं। उस महापुरुष ने तो आपकी भी रक्षा की थी और मेरी भी रक्षा की थी। वो महापुरुष तो उस सारे समाज का था। क्या महाराणा प्रताप अपने राज्य में किसी एक जाति के लिए लड़े? क्या शिवाजी महाराज अपने राज्य में किसी एक जाति के लिए लड़े? शिवाजी महाराज जिस जाति में थे तो वहां तो द्विज होने तक का अधिकार नहीं था। और शिवाजी महाराज ने जितने पेशवा नियुक्त किए सब ब्राह्मण नियुक्त किए। अगर जातिवाद होता तो फिर शिवाजी महाराज हटा देते ब्राह्मणों को, भाई तुम तो मेरे साथ द्रोह रखते हो, मैं तो नहीं मानूंगा, तुम्हें स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं तो अपने लोगों को बनाऊंगा। लेकिन नहीं किया। शिवाजी महाराज वो व्यक्ति है जिसने अपने राज्य की राजभाषा संस्कृत घोषित की। तो जो जातिवाद वर्तमान में प्रचलित है, ये जातिवाद एकदम नकली जातिवाद है। और मैं जन्मना जातियों में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। मेरा जन्मना जातियों में विश्वास नहीं है। हाँ है, ऐसा नहीं है कि मैं जातियों में विश्वास नहीं करता, जातियों में विश्वास करता हूँ। घोड़ा जाति, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, सर्प जाति, मनुष्य जाति। और लोग कहते हैं अंतरजातीय विवाह अच्छे नहीं है, मैं भी अच्छे नहीं मानता। घोड़े का विवाह गधे के साथ नहीं हो सकता, सही बात। सांप का विवाह हाथी के बच्चे के साथ नहीं हो सकता, यह अंतरजातीय विवाह। लेकिन मनुष्य में अंतरजातीय विवाह नहीं होता, वो एक समजातीय विवाह है, एक ही जाति। ये चीज़ मैंने भी पढ़ी थी कि मतलब जातियाँ ऐसे होती हैं कि मतलब किस तरह मतलब वो बर्थ लेते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि पशु जाति है, वो पक्षी जाति है, तो इस तरह से देखा जाता है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत मेरे मतलब मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे एक वर्ड है गज़वाए हिंद, अगर मान लीजिए इस वर्ड को कोई पहली बार सुन रहा हो या इसका मतलब नहीं जानता हो, तो आप इसका मतलब समझाइए क्या है। देखो, एक चीज़ है कि मान लीजिए भारत है, अपने भारत में एक जगह ढूंढिए जो बहुत अच्छी जगह हो। जैसे पहाड़ पे ढूंढिए कोई बहुत अच्छी जगह है, जैसे हिमाचल बहुत अच्छी जगह है, उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है, कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। अब सारे लोगों की नज़र होती है कि इस अच्छी जगह पे मैं कब्जा कर लूं। आप अपनी कॉलोनी में सोचिए, एक प्लॉट ऐसा है जिसके चारों तरफ सड़क है, प्लॉट की पोजीशन बहुत अच्छी है, प्लॉट के बराबर में पार्क है, पार्क फ्री में मिलेगा प्लॉट को, तो सारे लोगों की नज़र किस पर होगी? इसी प्लॉट पर होगी। ठीक इसी तरह से भारत एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लॉट है। अच्छा, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। अब कोई कहेगा पाकिस्तान और श्रीलंका, तो वो भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत ही गिन लीजिए। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप कह रहा हूँ, ये तिब्बत तक चला जाता है। भारतीय प्रायद्वीप या जिसे पहले लोगों ने अखंड भारत कहा, वो सारा कर लीजिए। 6 ऋतुएं जिस देश में एक साथ होती हो, एक ही देश ऐसा है जिसमें 6 ऋतुएं होती है। एक ही देश ऐसा है जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन वनस्पतियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा फल, सबसे ज्यादा नदियां, सबसे ज्यादा मीठे पानी की नदियां कहाँ हैं? भारत में। एक मजहब ऐसा है जिसने अपने लिए एक स्वर्ग की कल्पना की, और स्वर्ग की कल्पना करते हुए कहता है कि वहाँ फल ही फल है, वहाँ सब्जियां ही सब्जियां हैं, वहाँ मीठे पानी के चश्मे बहते, मतलब नदियां बहती हैं, चारों ओर मीठा पानी है, वहाँ पहाड़, उसमें से जो बर्फ पिघल के आती है वो मीठे पानी, अमृत जैसा पानी देने वाली नदियां वहाँ हैं, 6 ऋतुएं वहाँ हैं। उन्होंने कल्पना की एक स्वर्ग की, वो स्वर्ग कुछ और नहीं, वो भारत। अच्छा। और अपनी पैदाइश के साथ एक मजहब ने ये विचार किया, पैदाइश के साथ लोग सोचते हैं इस देश पर पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ये नकली बात है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले ये कई हमले कर चुके थे। अच्छा। लेकिन वे हमले असफल थे। 1440 आने को है उनके हिसाब से। इन्होंने अपने जन्म के साथ ही गजवे हिंद को अपने मन में रखा और उन्होंने सोचा कि एक दिन हम जन्नत को पाएंगे। जन्नत क्या? यही जन्नत है, यही तो जन्नत थी। पूरी दुनिया में ढूंढो तो जन्नत कहाँ? अरे बेचारा वो हिमवासी जो रहता है वो लगातार हिम में सिकुड़ा रहता है, 12 के 12 मास बर्फ पड़ती है, दवा रहता है, धूप के दर्शन नहीं होते। एक आदमी इतनी भयंकर गर्मी में रहता है कि जल के काला हो गया, बाल भी घुंघराले हो जाते हैं उनके जल के धूप में।
पूरी दुनिया में यही तो माहौल है, लेकिन ये अकेला भारत है जहाँ सारी ऋतुओं का आनंद मिलता है। अभी बरसात चल रही है, बरसात के बाद फिर अच्छी ऋतु आएगी, फिर सर्दी आएगी, सर्दी के बाद फिर पतझड़ आएगी, पतझड़ के बाद फिर बसंत आएगी। क्या आनंद है! एक ही साल में 6 ऋतुओं का आनंद कौन दे सकता है? यही वो हिंद है, यही वो स्वर्ग है, यही वो जन्नत है, जिस जन्नत को जीतने के लिए पहले एक मजहब आया, फिर दूसरा मजहब आया, और दोनों मजहबों ने आकर अपनी यहाँ जड़ें बनाई। और उनके मन में आज भी ये विचार है, वो इसे जिहाद कहीं या क्रूसेड कहीं, वो उनकी अपनी अपनी भाषा हो सकती है कि अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, अरबी में कुछ कहते हैं, लेकिन उनका मकसद यही है। अपने जन्म से उन्होंने गजवे हिंद को मन में रखा और आज भी वो। दूसरे उनकी एक पॉलिसी है, भाई वो चाहते हैं दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। दारुल हरब वो जगह जहाँ उनके मजहब का शासन नहीं है, और दारुल इस्लाम वो जगह जहाँ उनके मजहब का शासन है। तो जो दारुल हरब है उसे दारुल इस्लाम में तब्दील करना, ये उनके सीधे मंसूबे हैं। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी डेवलप की है, वो बिना किसी सार्वभौमिक संगठन के काम कर रहे हैं। अच्छा। हर स्तर पे उनके छोटे छोटे संगठन पनप जाते हैं, लेकिन सारे संगठनों का उद्देश्य एक ही होता है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना, गजबे हिंद कर। केवल भारत के लिए गजबे हिंद नहीं है, वो गजबे इंग्लैंड भी करना चाहते हैं, वो गजबे ऑस्ट्रेलिया भी करना चाहते हैं, वो गजबे फ्रांस भी करना चाहते हैं। क्या वो गजबे इंग्लैंड नहीं कर चुके? आप इंग्लिश लोगों से पूछ के देखो आज वहाँ की क्या दशा है। वहाँ के अगर कार्टूनिस्ट देखो तो वो दिखाते हैं कि बस में एक लड़की दुबकी हुई बैठी, पीछे 20 टोपी वाले हैं जिनके हाथ यूँ आ रहे हैं। वहाँ आजकल इस तरह का ड्राइंग शुरू हो गई है, इस तरह की एक आर्ट डेवलप हुई है जिसमें भय से सहमी लड़कियों को लुटते हुए दिखाया जाता है। ऐसी आर्ट वहाँ डेवलप हुई है। ऑस्ट्रेलिया की हालत यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया में जैसे भारत में किसी बहुत घनी आबादी वाले कस्बे में रास्ते में रखकर मांस बेचा जाता है, इसी स्थितियां ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शुरू हो गई हैं। फ्रांस लगभग फ्रांस वालों के हाथ से निकल चुका है। तो वो सब जगह का गजबा करना चाहते हैं। हाँ, गजबे हिंद उनका एक थोड़ा सा और स्वर्णिम विचार है, क्योंकि भारत को जीतना उनकी मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने एक चीज मानने की है कि ये जिस देश में घुसे 100 से 150 साल में इन्होंने उस देश को तब्दील कर रख दिया। ईरान इनका देश नहीं था ना, पारसियों का देश था ना, वो तब्दील हुआ ना। ये जिस देश में घुसे उस देश को इन्होंने तब्दील करके रख दिया। लेकिन ये अकेला भारत है जहाँ पिछले 1350 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, और ये सनातन धर्म की गहरी जड़ें हैं कि 1350 साल में इस देश को अब तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कामयाब नहीं। लेकिन हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। हमें जागना तो पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं ये एक प्रकार से खतरे का संकेत है